अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील है और मैं आपको अपने चैनल डिज़ाइन पोरिया में खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी कोरोल्ड्रा की 4th क्लास है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको शेप टूल के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी तो मैं एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन क्लासेस को लाजमी देख लें ताकि आपके मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ और आपके लिए चीज़ें आगे कॉम्प्लिकेट ना हो। आज की क्लास के अंदर मैं आपको स्मज टूल, स्मीयर, स्मूथ, रेपल और ट्विल्ट टूल का बताऊँगा कि आप उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उनकी मदद से किस तरह आप शेप्स को चेंज कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको शेप टूल के बारे में बताया था। शेप टूल के आइकन के साथ आपको एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है बॉटम राइट पे। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर शेप टूल फर्स्ट पे था। जो आप F10 प्रेस करें तो वो सिलेक्ट हो जाता है। ये यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको 6 टूल और मिल जाते हैं। एक है स्मूथ, द सेकंड वन स्मीयर, द थर्ड वन ट्विल, द फोर्थ वन अट्रैक्ट एंड रेपल, द फिफ्थ वन स्मर्ज एंड द लास्ट वन रफन। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मूथ की। स्मूथ टूल को यूज़ करने के से पहले हमें एक शेप चाहिए होगी। तो सबसे पहले मैं एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं सिंपल एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसे रेड कलर फिल कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन में नील कर देता हूँ। ये मैंने कलर किस तरह फिल किया, किस तरह मैंने रेक्टेंगल ली, सेंटर लाइन मैंने उसे कैसे किया, ये मैंने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर क्लियर बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी तो आप उन्हें काइंडली देख लें ताकि आपको ये चीज़ें समझने में और बनाने में दिक्कत ना हो। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मूथ टूल को। ठीक है, स्मूथ टूल के लिए उसी तरह मैं शेप टूल आइकन पर गया, मैंने क्लिक किया, वहाँ पे मेरे सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। उसमें फर्स्ट कमांड है हमारी स्मूथ। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपके सामने कुछ इस तरह का एक आइकन नज़र आएगा जिसके आउटसाइड पे एक सर्कल है और अंदर प्लस के निशान है। ठीक है, जैसे ही आप कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर उस टूल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि वो टूल क्या क्या कर सकता है, आप उसको किस तरह बदल सकते हैं और उसमें आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले टूल का साइज़ आ जाता है कि आपने उसकी निब का साइज़ कितना रखना है। जितना निब का साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही ऑब्जेक्ट पे वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा और जितना निब का साइज़ कम होगा वो उतना उस पर कम अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये आगे आपको एक क्लॉक नुमा आइकन मिल जाता है। ये बेसिकली इसकी स्पीड है कि ये जितनी मैक्सिमम होगी ये उतनी स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट पे वर्क करेगा। ये जितना आप कम करते जाएंगे ये उतना ही स्लो परफॉर्म करेगा। बेसिकली ये रेट जो है ये इसका स्पीड का रेट है। एंड द थर्ड वन पेन प्रेशर। पेन प्रेशर बेसिकली तब आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जब आप टैबलेट पे काम कर रहे हो या डिजिटल पेन के साथ काम कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्मूथ टूल करता गया। स्मूथ टूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी आपको कॉर्नर्स मिलते हैं ये उन्हें स्मूथ कर देता है। ठीक हो गया। एक चीज़ तो होगी इसकी, ये कॉर्नर को किस तरह स्मूथ करता है कि ये एक मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये कॉर्नर है। आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे मुझे क्या नाम है, एक राउंड चाहिए। ठीक है, आप सोचेंगे यार राउंड क्या करना है हमने। राउंड तो बेसिकली आप जब रेक्टेंगल लगाते हैं तो रेक्टेंगल में इजीली आप शेप टूल को सिलेक्ट करो तो यहाँ से ये आप राउंड बना सकते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हैं, आप तो पूरी शेप चेंज कर सकते हैं, आप उसे सर्कल बना सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन स्मूथ टूल का क्या फ़ायदा है, स्मूथ टूल किस लिए है? तो उसके लिए सबसे आसान अल्फाज ये थे जो मैंने आपको बता दिए कि ये किसी भी कॉर्नर का राउंड करता है। किसी भी कॉर्नर को राउंड करने से मुराद ये है कि वो कॉर्नर बेशक किसी रेक्टेंगल का भी हो सकता है, वो बेशक किसी ट्रायंगल का हो सकता है, वो किसी हेक्सागोन का हो सकता है, वो किसी भी शेप का कॉर्नर हो सकता है। हमारा मेन काम इस टूल से है कि जहाँ पे भी कोई कॉर्नर बनाएगा ये स्मूथ टूल उसे राउंड कर देगा, उसे स्मूथ कर देगा। ठीक हो गया। अभी मैं यहाँ पे स्मूथ टूल को क्लिक करता हूँ और मैं इस कॉर्नर पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं क्लिक करके आपने सिंपली क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करके इसे प्रेस ही करके रखना है। जितनी देर आप प्रेस रखेंगे उतनी ही देर ये यहाँ पे अपना अफेक्ट करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया इस ऑब्जेक्ट पे, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे उसने उसके कॉर्नर को राउंड कर दिया। ठीक है, स्पीड मेरी 100 है, उसी स्पीड से उसने किया, लेकिन मेरा यहाँ पेन का साइज़ क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा काफ़ी बड़ा है लेकिन पेन का साइज़ यहाँ पे छोटा है, इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ जी 50। ठीक है, अब मैं इसके इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा। देखें मैंने सिंपल अभी क्लिक किया है
और उसने इतना उसे राउंड कर दिया। अगर मैं इसे क्लिक करके और प्रेस करके रखूं तो ये देखें, सॉरी, ये पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैंने अब ये क्लिक करके मैंने प्रेस किया हुआ है, तो ये उसे मैक्सिमम लेवल तक राउंड करता जा रहा है। ठीक हो गया, ये तो हो गया रेक्टेंगल। अच्छा, अब यहाँ पे आप ले लें एक ट्रायंगल। ट्रायंगल कुछ रहने देते हैं, हम यहाँ पे पॉलीगॉन लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल में तो 3 कॉर्नर है। हम पॉलीगॉन को लेते हैं और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करते हैं, और इसके मैक्सिमम जो है अभी इसके 5 कॉर्नर, 1 2 3 4 एंड 5। पहले तो मैं इसे फिल कर देता हूँ, आउटलाइन इसकी नील, और मैं इसे इसके कॉर्नर कर देता हूँ 10 ज़्यादा हो गए, मैं इसे कर देता हूँ 8। ठीक है, ये हमारे पास एक हेक्सागोन आ गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉर्नर्स हैं, इन पे अगर मैं स्मूथ टूल अप्लाई करूँ और इसकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें इस टूल ने उसे स्मूथ कर दिया। इसी तरह मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, इसी तरह मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, इसी तरह मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। ठीक हो गया, हमारे सारे कॉर्नर्स जो हैं वो सारे स्मूथ हो गए। अच्छा, इसकी मैं एक कॉपी बना रहा हूँ, Ctrl+C, और मैं सारा जो मैंने काम किया है स्मूथ टूल के साथ उसे मैंने अंडू कर दिया। अब मैंने Ctrl+V किया, मेरे पास वो शेप वापस आ गई। ठीक है, ये वाली जिसे हमने स्मूथ किया था, और ये हमारी वो है जो हमारी ओरिजिनल शेप थी। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। इसे मैं कलर दे देता हूँ लेट्स से स्याम। ठीक है, अब मैं इसको इसके ऊपर सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे पहले कॉर्नर्स थे, अब वो राउंड में और स्मूथ हो गए। ठीक हो गया, एक हो गया स्मूथ टूल का ये काम। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं और उसे फिल कर देते हैं रॉयल ब्लू, आउटलाइन ख़त्म। Ctrl+Q से उसे कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कर देते हैं ताकि शेप टूल उस पर इफेक्ट कर सके। यहाँ पे मैं एक नोड लेता हूँ, इसे सेंटर लाइन करता हूँ और इसे नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे राउंड करूँ इन कॉर्नर्स को, तो बहुत इजी है, आपने फिर उसी तरह स्मूथ टूल लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये और ये बड़ी प्यारी सी और स्मूथ एक शेप बन जाएगी। इस शेप को कैसे यूज़ करना है ये डिमांड होगी आपके डिज़ाइन पे कि आप कौन सा डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं और आपको कहाँ पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा मेन जो मकसद था वो ये था कि मैं आपको टूल के बारे में बताऊं, वो मैंने बता दिया कि ये इस तरह इन चीज़ों को बदल सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर मैं हेक्सागोन ले रहा हूँ या पॉलीगॉन, टूल इसे कह लें। हेक्सागोन तो तब होगा जब मैं इसके कॉर्नर्स को बढ़ाऊंगा। हेक्सागोन में 8 होते हैं, इसलिए इसे मैं हेक्सागोन नहीं कह सकते, इसे पॉलीगॉन ही कहूँगा क्योंकि इसके 5 कॉर्नर्स हैं। इसके मैं कॉर्नर्स मैक्सिमम कर लेता हूँ और इसे मैं कॉर्नर्स दे देता हूँ यहाँ पे अराउंड 20। ठीक है, बाज़-औक़ात आप कुछ ऐसी शेप्स क्रिएट करेंगे, पहले मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दूँ आउटलाइन की। जब आप बहुत ही मैसिव किस्म की ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह के नोड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जब आपने उस शेप को रिफाइन करना होता है तो आपको उन नोड्स को मैन्युअली 1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ता है और आप उन्हें डिलीट कर रहे होते हो। ठीक हो गया, पहले मैं इसे Ctrl+Q करूँ ताकि ये कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट बन जाए। तो उस वक्त आपको मैन्युअली इस तरह नोड्स डिलीट करनी पड़ती हैं, लेकिन आप नोड्स डिलीट इसलिए कर रहे होते हो कि जो आपकी शेप है या जो आप ट्रेसिंग कर रहे हो उसमें उस ऑब्जेक्ट को आप स्मूथ कर सको। तो वहाँ पे आपको इन नोड्स को ख़त्म करने के लिए मैन्युअली
सिलेक्शन करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस स्मूथ टूल को सिलेक्ट करें, इसके पेन का साइज़ डिफाइन करें, आपको कितनी उसकी स्पीड चाहिए वो डिफाइन करें और सिंपली उस एरिया पे जाके क्लिक कर दें, तो ये वहाँ पे स्मूथ करता जाएगा कॉर्नर्स को खुद ब खुद। ठीक है, और आपके जो पॉइंट्स हैं उनको खुद ब खुद आगे पीछे एडजस्ट करके आपकी शेप को स्मूथ कर देगा। ठीक है, मैं इसका पेन बढ़ा रहा हूँ और मैं ठीक है जी, इस तरह आप नोट्स पे भी इसे काम कर सकते हैं। और मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आपको स्मूथ टूल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टूल हम ले लेते हैं स्मीयर टूल। ठीक है, कि स्मीयर टूल क्या काम करता है। स्मीयर टूल को समझाने के लिए उसी तरह मुझे फिर एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ रेक्टेंगल को, उसे फिल कर रहा हूँ ग्रीन, आउटलाइन उसकी ख़त्म। ठीक है, और मैं स्मीयर टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्मीयर टूल बेसिकली किसी भी शेप के अंदर आप कोई वेव पैदा करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए आप स्मीयर टूल यूज़ कर सकते हैं। वेव से मुराद उभार। ठीक है, उभार क्या होता है वो मैं आपको एक दफ़ा इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये एक फ्लैट सरफेस है ऑब्जेक्ट की, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक कर्व बन जाए। ठीक है, वो मैं कर्व बनाने के लिए इजीली यहाँ से शेप टू भी ले सकता हूँ, उसे कन्वर्ट भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे कर्व भी बना सकता हूँ, लेकिन वो एक अलग टूल है और उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ स्मीयर टूल के साथ तो मैं इसके साथ मुख्तलिफ उभार पैदा कर सकता हूँ, उसके लेवल क्रिएट कर सकता हूँ। वो मेरे होंगे एक क्लिक के साथ। अगर मैं उसे शेप टूल के साथ बनाऊंगा तो मुझे मैनुअली सारे नोड्स लगा के बनाना पड़ेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसकी इस सरफेस को क्लिक करके जैसे ही ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो आप देखें यहाँ पे एक वेव बन गई है। ठीक है, इस तरह आप एक यहाँ पे वेव क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी जगह पे आप इस तरह का खूबसूरत इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक हो गया। जितना इसका पेन साइज आप ज़्यादा रखेंगे या निब साइज ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा दूर तक ये वेव को उठाएगा। मतलब मैं इसे 40 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक तो इसकी वेव बड़ी हो जाएगी मैं इसे, और ये मैक्सिमम से ऊपर तक उठा देगा। अच्छा, अगर आप इसके थोड़ा सा आगे आएँ तो यहाँ पे जो स्मूथ स्मीयर है जो कि मैं वही टूल यूज़ कर रहा हूँ कि उसके अंदर वो स्मूथनेस उसे पैदा कर रहा है। इसके साथ आगे एक और आइकन है जिसे पॉइंटी स्मीयर कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो इससे ये चेंज आएगी कि जब मैं एक यहाँ पे वेव पैदा करूँगा तो उससे जो अभी आपको यहाँ पे एक स्मूथनेस एंड पे नज़र आ रही है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। वो किस तरह ख़त्म होगी, मैं जैसे क्लिक किया, मैंने बनाया और ये देखें यहाँ पे वो शार्प हो गया और उसका जो लेवल है सरफेस टू टूवर्ड्स जहाँ जिस तरफ आप उस टूल को यूज़ कर रहे हैं वो एक तो कम है और यहाँ पे उसका जो कॉर्नर है वो बहुत ही शार्प है। ठीक हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे इसका जो पेन प्रेशर है उसे कम कर सकते हैं। बेसिकली ये जो टूल है ना, ये जब आप किसी टैबलेट पे काम कर रहे हो या किसी डिजिटल पेन के साथ काम कर रहे हो, पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं या कोई आप सीरीज बना रहे हैं कोरल ड्रा के अंदर, कैरिकेचर्स बना रहे हैं, उस वक्त इन टूल्स का काम बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल रूटीन के अंदर आपको इन टूल्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको इन चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ से इसका प्रेशर और कम कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जैसे ही अब यहाँ पे क्लिक करूँगा और खींचूँगा तो ये उसे कम लेवल तक ऊपर की तरफ खींच रहा है। मैं वापस वही स्मूथ स्मीयर को ले लेता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ तो अब जो है उसने भी यहाँ पे कम काम किया है क्योंकि प्रेशर कम हो गया। ठीक हो गया, स्मीयर का यही एक मेन काम है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप कहते हैं यार मैं कभी पेंटिंग्स में इसे किस तरह यूज़ कर सकता हूँ, तो बहुत एक चीज़ आसान सी है कि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ एक स्लिम सी। ठीक है, इसे कंट्रोल क्यू किया, शेप टूल के साथ सेंटर पॉइंट एक ऐड किया,
और बाहर वाली नोट्स ख़त्म कर दी, ताकि ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन जाए, लेकिन लंबी ट्रायंगल। मैं इस पर फिल कर देता हूँ ब्लैक कलर का और राइट क्लिक के साथ आउटलाइन ख़त्म। अब मैं यहाँ पे स्मीयर टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ 20। ये ज़्यादा है अभी मेरे लिए, मैं इसे कर देता हूँ 10 और इसे मैं पेन प्रेशर जो है मैं इसे 100 कर देता हूँ। मैंने इसे मैक्सिमम इसका प्रेशर रखना है और इसे मैं जो है पॉइंट स्मेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसे खींचता जाऊँगा बाहर की तरफ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप एक बहुत ही खूबसूरत सी टहनी बना सकते हैं। टहनी से मुराद आप बहुत अच्छे से जानते हैं दरख्त की टहनियाँ, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी सी एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने इसके पेन का साइज़ बढ़ाते जाएं, आप 50 कर दें, आप यहाँ पे एक और सी बहुत बड़ी टहनी क्रिएट कर सकते हैं। मैं अभी एक रफ से कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मकसद है आपको समझाने का। तो इस तरह आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसे अब डिलीट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा है जी ट्विल। ट्विल एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, और अगर तो आप पहले कोरेड्रा यूज़ करते रहे हैं और आप कभी कोई शेप्स बनाते थे, तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो कभी हमें सर्कल में कोई शेप बनानी पड़ती थी, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन जब से ट्विल टूल को कोरेड्रा ने ऐड किया है, काफ़ी आसानी होगी। वो क्या है कि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, फिर मैं इसे फिल कर रहा हूँ, रेड कर देता हूँ, उसकी आउटलाइन ख़त्म, और मैं यहाँ पे ट्विल टूल ले लिया। ट्विल से मुराद है चक्कर या घूमना, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ट्विल टूल को सिलेक्ट कर लिया, तो आप ऊपर देख सकते हैं इसी तरह उसकी आगे प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, आपके टाइम आ गया है, और आपने किस तरफ इसे घुमाना है ये आपको अभी समझ आएगा जब मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करूँगा। पहले तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। मैं इसे कर लेता हूँ जी यहाँ पे 20। इसी टूल के साथ ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और इसकी मैं जो सरफेस है फ्लैट इस पर गया, और यहाँ पे जाके जब मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करके आपने इन टूल्स, जब आपने ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर ये टूल्स वो हैं जिन पे आपने क्लिक करके ड्रैग करना है, ये क्लिक करके रखना है। यहाँ पे सिंपल क्लिक के साथ ये टूल काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक किया और आपने क्लिक करके इसे होल्ड किया, ठीक है। ये देखें, जैसे मैंने होल्ड किया तो इसने उस सरफेस को घुमाना शुरू कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये बहुत स्लो काम कर रहा है, मैं यहाँ पे इसका टाइम बढ़ा देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 50 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी 20 mm निप साइज़ किया हुआ है, तो मैं इसे कर देता हूँ 30 पे, ताकि मेरा जो ट्विल है वो बड़ा हो। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं जैसे ही होल्ड करूँगा तो अब देखें यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी शेप बन गई, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा, अब तो यहाँ पे मैंने जब शेप बनाई तो आपने देखा कि जो राउंड बन रहे थे ना, वो बन रहे थे क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉक किस तरह चलता है, 12 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 एंड 12, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे दो ये आइकन है, इनको मैं बाद में समझाऊंगा। बेसिकली ये आपके क्लॉकवाइज ट्विल है और एंटी क्लॉकवाइज ट्विल है, ठीक है, या आप इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। क्लॉकवाइज मैंने जिस तरह आपको बताया है कि 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसे दूसरा कर दूंगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये उल्टा अपने आप को राउंड करेगा, मतलब 12 11 10 9 8 7, ठीक है। मैं इसे अब क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ, तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक राउंड बना देगा, ये देखें, और ये बड़ी एक खूबसूरत सी हमारे पास शेप बन गई, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारा ट्विल टूल। ट्विल टूल में यही शेप है, आप इसे मैक्सिमम जितना इसे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। सिंपली अगर आपको याद हो कि पेप्सी का लोगो होता था पुराना, ठीक है, वो कैसा था कि एक सर्कल था रॉयल ब्लू, अब मुझे याद नहीं कि ऊपर रेड था कि नीचे रेड था, लेकिन ये रॉयल ब्लू है, ठीक है। मैं इसे हाफ कर रहा हूँ, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्विल टूल को सिलेक्ट कर लूँ
और मैक्सिमम इसका साइज़ उतना ही कर दूं जितना के नीचे शेप है मेरे पास, मतलब 70 कर देता हूँ मैं, ये अभी छोटा है, ऐसे मैं कर देता हूँ 100। ठीक है, ये मैक्सिमम उसी शेप के बराबर है, इसे मैं 90 कर रहा हूँ, 95। अब ये तकरीबन उस शेप के मुताबिक बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा और इसकी मैं स्पीड कम कर लेता हूँ, 2 कर देता हूँ, ताकि मैक्सिमम लो स्पीड पे चले और मैं उसे उसी शेप के मुताबिक पोज कर दूँ। क्लिक करता हूँ, ये उल्टा हो रहा है, मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी शेप बना। ठीक है, वो तकरीबन ऐसे था और क्लॉकवाइज था, और हम यहाँ पे तकरीबन इस तरह का वो हमारा ओल्ड पेप्सी का लोगो था। ठीक हो, मतलब इस तरह के हम काम कर सकते हैं ड्रिल टूल के साथ। इसे मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, जो हमारा है अट्रैक्ट एंड रिपल। ठीक है, अट्रैक्ट से मुराद यही है कि अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना। ठीक हो गया। एंड रिपल से मुराद ये है कि किसी चीज़ को वापस धकेलना। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ग्रीन कलर, उसी तरह ख़त्म, और मैं यहाँ पे रिपल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे रिपल टूल को सिलेक्ट किया तो ऊपर आपको पहला जो है अट्रैक्ट टूल मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा आपको रिपल टूल। आगे उसका निप साइज़ है, उसी तरह हमारा रेट है कि आपने कितनी स्पीड रखनी है, और आगे पेन प्रेशर। ठीक हो गया। पेन प्रेशर आप देख रहे होंगे, जैसे ही हम इन सबको पढ़ते जा रहे हैं तो तकरीबन इनकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर सेम है। ठीक हो गया। वो उसकी यही वजह है कि जब हम टैबलेट पे या डिजिटल पेन के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली टूल्स ही उस वक्त यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, अट्रैक्ट का इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ 30। ठीक है, अट्रैक्ट तकरीबन वही काम करता है जो यहाँ पर हम उससे भी कर रहे थे स्मूथ टूल के साथ। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर हम यहाँ को पकड़ के इसे बाहर करूँगा तो ये उसी तरह शेप बना रहा है। ठीक है, इसका मैं प्रेशर यहाँ पे कम कर सकता हूँ, पॉइंट कम कर सकता हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ अगर आप खींचना चाहते हैं तो अंदर को ये चला जाएगा। ठीक है, जिस तरफ आप इसे यूज़ करेंगे ये उसके मुताबिक ही आपको शेप बना के देता जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है उसे, ये नीचे के अंदर वापस लेके आ रहा है। कंट्रोल Z करूँगा, वापस आ गया। ठीक है, ये मैंने टोटली इसे अंडू कर लिया और यहाँ से मैंने अब सेलेक्ट कर लिया रेपल टूल। ठीक है, रेपल टूल बेसिकली जो आपकी सरफेस है उसको उसकी ऑपोजिट साइड की तरफ धकेलेगा। ठीक है, वो कैसे, मैंने यहाँ पे से क्लिक किया और ड्रैग किया, ये मेरे पास सिलेक्ट है। अच्छा, ऑपोजिट साइड पे कैसे धकेलेगा, उसके लिए आपको इसके सेंटर पॉइंट का अंदाज़ा रखना होगा। अगर तो ये कर्सर आपके ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ होगा, ठीक है, तो फिर तो ये अंदर की तरफ काम करेगा। ठीक है, अगर इसका कर्सर आपके अंदर वाली जानिब होगा तो ये बाहर की तरफ उसे काम करेगा। ठीक हो गया, ये इस तरह काम करता है, मतलब यहाँ पे था बाहर की तरफ तो आप इसे अंदर करते जाएं, आप इनको इस तरह। ठीक है, और अगर अंदर वाली साइड पे है तो आप इसे बाहर की तरफ शेप्स बनाते जाएं। ठीक हो गया, ये हमारा काम करता है रेपल टूल और अट्रैक्ट टूल, और यकीनन आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमारे पास आ गया स्मज टूल। अच्छा, स्मज टूल के लिए मैं इस शेप को ख़त्म कर रहा हूँ, मैंने अंडू ही कर दिया तकरीबन, और मैं इसे कर रहा हूँ मेजेंटा कलर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसी बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ स्मज टूल। स्मज टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है। वो किस तरह, अगर तो इसका जो ड्राई आउट है इसे आप रखेंगे प्लस की तरफ, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये ज़्यादा से कम होगा। अगर आप इसे रखेंगे माइनस की तरफ तो ये कम से ज़्यादा होगा। स्मज टूल जब आप टैबलेट पे कोई पेंटिंग बना रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल रूटीन में अगर आप कोई बंदा रियल में पेंटिंग बना रहा हो तो वो कलर्स को मर्ज करने के लिए एक स्पॉन्ज के साथ उस कलर की सरफेस के ऊपर उसे गोल गोल घुमाता है और बाहर की तरफ खींचता है ताकि वो कलर मर्ज हो जाए।
ठीक है, मतलब स्ट्रोक्स दे रहा होता है। इसी तरह ही काम स्मज टूल का। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, इसे 15 कर देता हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ पे इसमें आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं कि आपके ब्रश का एंगल क्या टिल्ट हो, ये 90 तक जाता है, मैं इसे कर देता हूँ 15। ठीक है, यहाँ पे वो एक्लिप्स शेप्स में बन गया, मैक्सिमम इसका 90 होता है और 90 के अंदर ये फुल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इसका जो साइज़ है मैं 10 तक करता हूँ, ये 10 तक ही रहेगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और इसकी फ्लैट सरफेस जब मैं बाहर आया तो ये देखें इसने बाहर पे उसे कम कर दिया, एक उसने कॉर्नर बना के उसे समझ उसे इतना ख़त्म कर दिया वहाँ पे। ठीक है, अगर इसे मैं कर देता हूँ 45। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और बाहर की तरफ स्मच करूँगा तो ये इस तरह बाहर की तरफ वर्क करेगा। अच्छा, अगर मैं इसे कर दूँ -10, तो जिस तरह इसने अंदर से तो बड़ी शेप बनाई लेकिन बाहर जाते जाते वो उससे छोटा करता गया, अब जो है जब आप क्लिक करेंगे तो ये बाहर की तरफ बढ़ता जाएगा और ये स्ट्रोक बनते जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं अंदर की तरफ करूँगा तो ये अंदर की तरफ भी काम करेगा लेकिन उसे मर्ज नहीं करेगा। ठीक है, और अंदर की तरफ कलर चेंज, बेसिकली ये कलर्स को उस वक्त मर्ज करने में या एक दूसरे की तरफ मुख्तलिफ शेप्स को क्रिएट करने के अंदर काम आता है। ठीक हो गया। आप फर्ज करें जी एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे सर्कल मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, और यही सर्कल यहाँ पे बड़ा हो रहा है, उसे मैं ये कलर देता हूँ रेड, और हमने शो करवाना है कि ये एक छोटी चीज़ है, उसमें से एक रोशनी निकल रही है और यहाँ पे एक बड़ी चीज़, क्या बड़ी चीज़ के पीछे वो रोशनी ख़त्म हो रही है। तो उसके लिए स्मज टूल आप क्लिक करें, उसकी माइनस में साइज़ रखें, उसकी शेप पे क्लिक करें और जैसे आप बड़ा करेंगे तो उसकी तरफ वो एक इफेक्ट दिखा देगा। ठीक है, आप इस पर करें, ये बेसिकली एक टॉर्च का इफेक्ट आपको ईजिली बन के सामने आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा स्मज टूल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक टूल है रफन टूल। रफन टूल को यूज़ करने के लिए फिर मैं यहाँ पे एक शेप ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ अब सर्कल, और इसे मैं कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, छोटा कर देता हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल और मैं यहाँ पे इसे साइड पे रख देता हूँ, और इसे मैं कर देता हूँ मेजेंटा, और इनकी आउटलाइंस को मैं कर रहा हूँ ऑफ या ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, रफ एंड टूल बेसिकली नाम से ही जाहिर है कि रफ है, किसी भी सरफेस को ये रफ कर देता है। अगर स्मूथ है तो वहाँ इस टूल के साथ स्ट्रेट सरफेस को थोड़ा सा रफ कर सकते हैं। रफ किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे इसका लिप साइज में ले रहा हूँ 10। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की ये वाली जो ऊपर सरफेस है इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरह रफ कर देगा उसे। इसी तरह यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पाइक्स हैं कि कितनी स्पाइक्स बननी चाहिए। स्पाइक्स बेसिकली जो एक आपको लेवल नज़र आ रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ये स्पाइक्स बन रही होती हैं। ठीक है, अगर मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब देखें, और ड्रैग करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्पाइक्स बन गई, कंगी वाला इफेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, निप साइज चेंज कर सकते हैं और निप प्रेशर चेंज कर सकते हैं, या ड्राई आउट जो भी आपसे कह सकते हैं। ड्राई आउट का बेसिकली मकसद होता है छोटे से ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर स्पाइक्स बन रहे हैं तो पहले वो कम होंगे तो एंड पे जाके ज़्यादा हो जाएंगे, या ज़्यादा होंगे तो एंड पे जाके कम हो जाएंगे, ये बेसिकली ड्राई आउट होता है। मैं इसे 10 कर देता हूँ। ठीक है, ड्राई आउट होता ही हमेशा 10 तक है। ये देखा, मैंने 11 प्रेस किया, उसने 10 उसे कर दिया, 10 पे है। अगर तो आप इसे 10 पॉजिटिव साइड पे रखेंगे तो ये ज़्यादा से कम की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। स्पाइक्स आएंगी, आपको यहाँ पे ड्राई आउट्स बना के देगा। ठीक है, ये देखें, पीछे से साइज इसका बड़ा था लेकिन आगे आगे आते हैं ये छोटा होना शुरू हो गया। अगर इसकी सरफेस ज़्यादा लंबी मैं कर दूं तो ये मैक्सिमम एज तक चला जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ 5, इसके मैं अंडू कर देता हूँ,
इस पर मैंने क्लिक किया और मैं जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पे एंड पे आते आते ये साइज़ छोटा करता जाएगा। ये ठीक हो गया। अगर मैं इसे माइनस में ले जाऊँ, अब मैं इस पर काम करूँ, यहाँ पे स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, जब यहाँ पे एंड पे आए तो वो बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ होना शुरू होगा। इस तरह आप किसी भी सरफेस को रफ कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहा हूँ। तो यकीनन यहाँ तक आपको तमाम टूल समझ आ चुके होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या आप मेरे से कुछ समझना चाहते हो या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसका ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई अपडेट अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो इस उम्मीद के साथ कि मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।